इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एलिस के वहां से जाने के बाद हॉब्स मर्लिन से पूछता है शर्ली कौन है। हॉब्स की बातों को सुनने के बाद मर्लिन हॉब्स से कहता है तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर मर्लिन मन ही मन सोचता है यह सबसे अच्छा यही होगा कि किसी को भी एल्फ के बारे में पता ना चले। इतना सोचते ही मर्लिन हॉब्स की तरफ एक सिक्का बढ़ाते हुए उससे कहता है हॉब्स क्या तुम्हारे पास लिडनी के आसपास कोई नौकरी है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद हॉब्स उस सिक्के के साथ खेलते हुए मर्लिन से कहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि लिडनी कई सशक्त एडवेंचर्स का घर है। वे आमतौर पर सब कुछ खुद ही संभाल लेते हैं, लेकिन बहुत साल पहले एक मछली पकड़ने वाले गांव ने एक मिशन को जारी किया था जिसका इनाम 1 लाख सोने के सिक्के थे। 1 लाख सोने के सिक्कों की बात सुनते ही मर्लिन का मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह जाता है। फिर वो अपने चेहरे से हैरानी हटाते हुए कहता है क्या 1 लाख सोने के सिक्के, क्या यह रिक्वेस्ट अभी भी उपलब्ध है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद हॉब्स मर्लिन से हंसते हुए कहता है इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है क्योंकि एक दिन पहले ही एक 14 साल के मिथिल एडवेंचर ने उस काम को ले लिया। उसका नाम एरविन जॉनसन है। उसे जानने वाले लोग कहते हैं जब मैजिक की बात आती है तो उसकी प्रतिभा का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। वो सभी प्रकार के मैजिकों को जानता है और मैजिक की सुप्रीम ह्यूमन समझ रखता है। वह किसी भी प्रकार के मैजिक को देख सकता है और उस मैजिक को और भी अधिक ताकत के साथ उपयोग कर सकता है। वह लड़का कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक चमत्कार है। हॉब्स की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है मैजिक मिमिक्री आर्टिस्ट, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मर्लिन को अपनी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए देखकर हॉब्स अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है सबसे डरावनी बात यह है कि उसकी शक्तियों की कोई भी समय सीमा नहीं है कि वह कितने समय तक किस मंत्र की नकल कर सकता है। वह अपने मंत्र के संग्रह को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में घूम रहा है। इस बात का किसी को भी पता नहीं है कि उसके पास कितनी जादुई शक्तियां हैं और वो बहुत ही जल्द इस मिशन को भी पूरा कर देगा। हॉब्स की बातों के बारे में सोचते हुए मर्लिन कहता है वास्तव में वह लड़का बहुत दिलचस्प है। अभी मर्लिन उस लड़के के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हेलेना आ जाती है। हेलेना को वहाँ पर देखकर हॉब्स बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे पगलाते हुए कहता है मिस हेलेना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हॉब्स की बातों को सुनने के बाद हेलेना हॉब्स को ग्रीट करते हुए कहती है मिस्टर हॉब्स काफ़ी समय हो गया है आपसे मिले हुए। जब आपके पास समय हो तो आपको मुझसे मिलने आना चाहिए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी वाइन पूरे शहर की सबसे अच्छी वाइन है। हेलेना की बातों को सुनने के बाद हॉब्स तेज़ी से अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ आपकी वाइन शहर की सबसे अच्छी वाइन है। फिर वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है मिस हेलेना आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हॉब्स की बातों को सुनने के बाद हेलेना मुस्कुराते हुए हॉब्स से कहती है क्या मैं मिस्टर मर्लिन को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ। हेलेना की बातों को सुनने के बाद मर्लिन हेलेना से कहता है चलो चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों का वहाँ से जाते हुए देखकर हॉब्स कहता है यह पहले से ही शादीशुदा है और इसे एक और लड़की चाहिए। इसके बाद हम लोग हेलेना के सीक्रेट कॉटेज का सीन देखते हैं। मर्लिन हेलेना के पीछे चलते हुए हेलेना से पूछता है हेलेना एस्मोडियस मुझसे क्यों मिलना चाहती है। मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद हेलेना मर्लिन से कहती है मुझे ठीक से तो नहीं पता पर मुझे लगता है कि पर मेरे लॉर्ड ने आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि आपकी गुप्त योजना ठीक नहीं चल रही और आपकी योजना की वजह से पूरी दानव जाति खतरे में पड़ गई है, इसीलिए यह बैठक इतनी ज़रूरी है। हेलेना की बातों को सुनने के बाद मर्लिन हेलेना को अजीब लुक देते हुए मन ही मन सोचता है तो सभी को अभी भी यह बात याद है। इतना सोचते ही मर्लिन हेलेना से कहता है यह सही है, आपका अनुमान सही है हेलेना, हमारी योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम सफल हुए तो हम अपनी दानव जाति को इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे जितनी ऊंचाई तक वो पहले कहीं पहुंची नहीं होगी और तुम्हें इस प्लान को राजी रखना होगा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद हेलेना मर्लिन को यकीन दिलाते हुए कहती है मैं इस प्लान को राजी रखूँगी। हेलेना से बात करने के बाद मर्लिन एस्मोडियस के सामने बैठते हुए उससे पूछता है तो चलो जल्दी बताओ तुमने मुझे आज क्यों बुलाया। मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद एस्मोडियस अपने स्कर्ट को ऊपर उठाते हुए मर्लिन से कहती है 7वें डीमन किंग पैलेस में एक संगीत कार्यक्रम होने जा रहा है और वहाँ पर डांस करते समय मुझे अपने स्कर्ट को ऊपर उठाना है। तो तुम्हें क्या लगता है यह कपड़े ठीक रहेंगे या फिर मुझे इससे भी अधिक ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने चाहिए। फिर वो मर्लिन को रिझाते हुए कहता है
जब मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखा रहा हूँ तो तुम दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो? एस्मोडियस की हरकतों को देखने के बाद मर्लिन गुस्से में एस्मोडियस से कहता है, नौटंकी करना बंद करो। तुम्हारी ये बेहुदा हरकतों को देखकर लगभग मुझे दिल का दौरा पड़ ही गया था। एस्मोडियस, अपनी असली हरकतें करना बंद करो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एस्मोडियस अपने असली रूप में आते हुए मर्लिन से कहता है, अब ठीक है? फिर वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता, कुछ समय पहले एक फैशनेट ह्यूमन फैन मेरा पीछा कर रहा था। एस्मोडियस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन चाय पीते हुए एस्मोडियस की टांग खींचते हुए उससे कहता है, मुबारक हो, तुम्हें एक नया फ़ैन मिल गया। तो इसमें परेशानी क्या है? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एस्मोडियस झेप जाता है और मर्लिन से कहता है, समस्या की जड़ तो ह्यूमन मेल है। एस्मोडियस की बातों को सुनने के बाद शौक के मारे मर्लिन जो चाय पी रहा होता है वो उसके मुंह से बाहर पलटी हो जाती है और वो हैरानी के मारे एस्मोडियस से कहता है, क्या एक ह्यूमन मेल तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था? इतना कहकर मर्लिन हंसने लगता है। फिर वो कहता है, अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहे तो तुम्हारे पीछे तो आदमी ही पड़ेगा ना। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।